बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाल्लाह पीएलएस को इंस्टॉल करने से लेकर एनालिसिस तक के सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है। पीएलएस स्मार्ट पीएलएस अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन है। आप कोशिश करें कि इसको इंस्टॉल करें और 30 क्या आप 300 डेज़ में भी इसको इंशाल्लाह आराम से चला पाएंगे। लेकिन बस एक चीज़ ये याद रखना कि आप इसको इंस्टॉल करते हुए वो डेट याद रखें जिस डेट को आप फर्स्ट टाइम इसको अपने पीसी पे सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। आगे चलकर फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताऊंगा भी सही कि ये कैसे हो सकता है। और इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ये लिंक दे दूंगा। मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है स्मार्ट पीएलएस को, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने पास अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे फ्री ट्रायल अवेलेबल है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इंस्टॉलेशन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड पीएलएस, तो आप यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, एक दो एक्सेल शीट है मेरे पास। ये एक एक्सेल शीट है जिसमें डाटा है, आप इसको देख लें। ये बेसिकली ये रेडी डाटा शीट है। इसको थोड़ा सा कलर किया है वेरिएबल वाइज, और ऊपर आप देख रहे हैं न्यूज़ वैल्यू, इंटरेक्टिव डिस्कशन फैक्टर, अनसिवल कमेंट, इस तरह से आगे और सारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन आप देखें कि इसके ऊपर ये जो पट्टी है, ये जो रो है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दो शीट बनाए हैं। तो आप एक शीट में ओरिजिनल रख सकते हैं, लेकिन फिर आप एक और शीट बनाएं जिसमें ये देखो इस तरह से कोई भी दो रो ना हो, क्योंकि सिर्फ एक रो को एज ए वो इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बाद डाटा कंसीडर होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि ये इशू आपका डाटा इसी तरह से अरेंज होना चाहिए। इस तरह से डाटा अरेंज करने के बाद आप ये देखो, पिछले लेक्चर में पिछली डाटा सेट में मैंने आपको बताया था कि आप एवरेजेस लेंगे। यहाँ मैं एक कॉलम बनाता था और एवरेजेस लेता था। तो इसमें अभी मैंने एवरेजेस नहीं लिए, तो एवरेजेस ना भी लें तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि पीएलएस खुद ये काम कर लेती है। तो चलते हैं पीएलएस स्मार्ट पीएलएस की तरफ। ये हमारे पास स्मार्ट पीएलएस आ चुका है, और इसमें ये है कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्मार्ट पीएलएस में एक न्यू प्रोजेक्ट तो हम क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट जिसको हम नाम देते हैं रिसर्च का। चलो, अब ये रिसर्च का हमने एक बना लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और इसमें आप देखें कि आपके पास ये नया प्रोजेक्ट है रिसर्च का। और फिर यहाँ पे डबल क्लिक टू इंपोर्ट डाटा। डाटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको वहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। ये रिसर्च का न्यू मॉडल आप बना सकते हैं। अच्छा, उससे पहले कि हम डाटा इंपोर्ट करें, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि डाटा आपके पास जिस फॉर्मेट में होता है, जैसा कि ये है, तो आपने बेसिकली इसको सेव एज करना है, क्योंकि ये एक्सेल में है। आप इसको सेव एज करेंगे और इसको आप जो फॉर्मेट देंगे वो बेसिकली होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है CSV कामा डिलिमिटेड। ठीक है, CSV कामा डिलिमिटेड, इस उसके साथ आप इसको इस टाइप के साथ आप इसको सेव करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से सेव करेंगे तो ही इंपोर्ट होगा, वरना आपका एक्सेल शीट इंपोर्ट नहीं होगा। तो इसमें आप लोग यहाँ पे ये देखो, ये आपका प्रोजेक्ट है रिसर्च का, और यहाँ पे रिसर्च का फोल्डर बना हुआ है। और इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करके टेस्ट डाटा 2 जिसको मैंने रखा हुआ है, ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट करने के बाद आप देखें, ये आपके पास डाटा आ गया है। ये डाटा आपके पास पूरा इंपोर्ट हो गया है। अब इसमें हमने बेसिकली आप देखें कि इसमें हमने मॉडल बनाना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉडल। आप यहाँ पे ये देखो, ये डाटा और उसके सारे वेरिएबल्स, उसके सारे एटम्स आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको मॉडल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसमें एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल इंटरफेस है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ पीएलएस को यूज़ करना, क्योंकि इसमें आप अपने मॉडल को ड्रा करते हैं खुद, और उसके मुताबिक डाटा अपलोड करते हैं और फिर इसको एनालाइज करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आपके लेटेंट वेरिएबल है, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट रख के क्लिक, फिर दूसरा क्लिक, फिर
तीसरा क्लिक, फिर चौथा क्लिक, फिर पांचवा क्लिक। मीन आपके जितने भी वेरिएबल्स होंगे आप उतने क्लिक करेंगे और उतने वेरिएबल्स आपके बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये देखो मैंने यहाँ ये सीक्वेंस बनाया है, आप ये सीक्वेंस न भी बनाते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये याद रखना जिस तरह मीडिएटर रखते हैं वो मीडिएटर वाला हिसाब यहाँ नहीं है, जिस तरह मॉडरेटर के हम लाइन लगाते हैं उस तरह से नहीं है। अब हम इसको मॉडरेटर बना सकते हैं, इसको मीडिएटर बना सकते हैं, इवन इसको मॉडरेटर बना सकते हैं, इसको मीडिएटर बना सकते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहे हैं हम चाहें इसको डिपेंडेंट बनाएं, इसको मीडिएटर या मॉडरेटर बनाएं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप जिस तरह से खूबसूरती के साथ ड्रा कर सकते हैं, सीक्वेंस से रख सकते हैं, उस सीक्वेंस से रखें। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इनको, जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस सिलेक्ट के ऑप्शन से मैं क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बना रहा हूँ। अब रीनेम में यहाँ पे NV मैं कर देता हूँ इसको। अब NV डिस्प्लेड इन मॉडल और नेम डिस्प्लेड इन रिपोर्ट। आप रिपोर्ट में इसको अगर न्यूज वैल्यू करना चाहें तो वहां पे न्यूज वैल्यू डिस्प्ले होगा और यहाँ पे NV होगा, लेकिन मैं इसको फिलहाल इसी तरह ही रख रहा हूँ। दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स के नाम क्या हैं। दूसरा वेरिएबल है IDF, इसको कर देते हैं IDF, ये तो IDF हो गया दूसरा वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल देखते हैं हमारे पास क्या है। तीसरा वेरिएबल है हमारे पास UC, अनसिवल कमेंट्स। तो हम तीसरे वेरिएबल का नाम कर देते हैं UC। ओके, आई सी। और उसके बाद हम इसको CI कर देते हैं। ये हो गया हमारा CI। उसके बाद जो हमारा एक वेरिएबल है डिपेंडेंट, मैं कोई सीक्वेंस नहीं रख रहा और इसीलिए हम रिजल्ट्स को भी इतना नहीं देखेंगे, बेसिकली मैं सिर्फ मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा AI हो गया। तो ये हमारे वेरिएबल्स रीनेम हो गए। अब हमें वेरिएबल्स को लिंक करना है मॉडल बनाने के लिए, तो हमारे पास कनेक्ट का ऑप्शन है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, तो ये आपके कनेक्ट हो जाएंगे। ये चूंकि मेरा पहले यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ था, यहाँ पे क्लिक करें और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लिक और फिर इसको यहाँ पे क्लिक, इस वेरिएबल पे क्लिक और इस वेरिएबल पे क्लिक। इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट की तरफ क्लिक करेंगे और इस वेरिएबल पे क्लिक और फिर इस वेरिएबल पे क्लिक। तो चाहे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, सारे वेरिएबल्स का रुख जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ होगा। AI को हमने एज ए डिपेंडेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे मॉडरेटर है, चाहे मीडिएटर है, तो इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट को मैं वैसे बताने के लिए, ये देखो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं और इसको ये कर सकते हैं, इसको इवन हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो किसी को भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इनको। तो इनकी सेटिंग आपके हाथ में है, आप इनको कैसे सेटिंग कर लेंगे वो आप देख लेना और उसको अपने वेरिएबल को, अपने मॉडल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये हमारा एक सिंपल सा मॉडल बन गया है। अब हमने इसमें देखो ये रेड है, इसका मतलब अभी मॉडल रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। तो हम मॉडल में अभी क्योंकि हमने डेटा पुट नहीं किया है, तो अब ये देखो एवरेजेस नहीं है, लेकिन मैं एवरेजेस को मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉपी करके NV में देखो ये लिंक बन गया। इसका मतलब है NV क्लियर हो गया, NV का वेरिएबल लोडेड है अभी, बाकी अभी अनलोडेड है। तो IDF को अभी लोड कर देते हैं। इस तरह से हम सारी वेरिएबल्स को लोड करते जाएंगे और वो वेरिएबल्स का पता चलेगा कि वेरिएबल रेडी है या नहीं है। ये देखो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमने उस जगह पे क्लिक नहीं किया, हमने एक ऐसी जगह पे क्लिक किया उसने एक नया वेरिएबल जनरेट किया है। तो इसको हम ये करके डिलीट कर देते हैं और यही इनको सेलेक्ट करके, ये देखो ये कर्सर और ये निशान जब यहाँ आता है तो ये वेरिएबल बन गया देखो। और थर्ड वेरिएबल को हम फिल करते हैं इसमें, इसके ज़रा आइटम आप देखो ज़्यादा हैं UC के अनसिवल कमेंट के, जो कि हमारे सोशल मीडिया में माशाल्लाह इसका जोर भी बहुत ज़्यादा आपको देखने में मिलेगा, सबसे ज़्यादा अनसिवल कमेंट्स। हमारा नेक्स्ट वेरिएबल AI है, इसके आइटम्स हम सेलेक्ट करके इसको लोड कर देते हैं। ये लोड हो गया। हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है बेसिकली
इसको अगर हम नीचे मूव करके ले आए ताकि आसानी हो। अच्छा, उसके बाद हमारा है CI, AI के बाद CI है। लगता है CI लोड नहीं है, चलो CI को लोड करते हैं। CI के 8 एटम हैं, इनको लोड कर देते हैं। ये लोड हो गया। अब आप देखो हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। अब इस मॉडल में कुछ चीज़ें जो कि हम उसकी खूबसूरती के लिए कर सकते हैं। अब ये एटम्स का रुख हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनको टॉप पे ले जाएं, देखो ये थोड़ा सा, और अगर हम इनको बॉटम पे ले आए तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम इनको थोड़ा क्लोज करें और इसको थोड़ा ऊपर करें इस साइड पे, तो एडजस्टमेंट इसको नीचे करें थोड़ा सा, इसको थोड़ा इधर करें, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि ओवरलैपिंग कम हो। अब देखो आप ओवरलैपिंग कम हो गया है। इस मॉडल को आप अपना इसके साथ जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वो इसको बेहतर बना सकते हैं। एनीवे, हमारा मॉडल कंप्लीट है, रेडी टू रन है, दैट्स इट। अब ये मॉडल हमारा बन गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको आपने मॉडरेटर बनाना है, इसको मीडिएटर बनाना है। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं और ये तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, जिसके सारे एरो का रुख जिसकी तरफ है। और ये देखो उनकी लोडिंग्स हैं, ये इनके एटम्स हैं वेरिएबल्स के। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको PLS का। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं भी गाइड करता रहूँगा। और बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसमें आपको मसला नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो अब इस स्टेज पे आपने आप इसको रन करना है। तो रन करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे कैलकुलेट में और PLS एल्गोरिथम, ठीक है। आप कंसिस्टेंट भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। हम सिंपल कर देते हैं, एल्गोरिथम रन करते हैं और ये इसको पाथ पाथ के बारे में ही बताएगा हमें। और हम स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट कैलकुलेशन के बाद इसने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। हम इनको देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारे पाथ कोफिशिएंट हैं और यहाँ पे हमारा सारा डाटा अवेलेबल है। हम इन सारे डाटा को इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं R में, एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेब में, और हम इसको यहाँ मॉडल पे भी देख सकते हैं। ये हमारे रिसर्च का मॉडल है। अब ये देखो, ये हमारे पास आ गए हैं, ये हमारे कोफिशिएंट हैं। ये देखो, ये नेगेटिव है, ये दो पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और आप देखो इसमें एक वैल्यू है 0.261 और किसी में नहीं है, तो इसको कहते हैं आर स्क्वेयर। और ये है, देखो आर स्क्वेयर यहाँ पे आ भी रहा है कि ये वेरिएबल इसको कितना प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और बाकी इससे ये वेरिएबल प्रिडिक्ट नहीं हो रहा, बाकी कोई और फैक्टर होंगे जो इसको प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। इनको आउटर लोडिंग कहते हैं। यहाँ पे आप अगर देख लें टेबल में ये चीज़ें दी हुई हैं, और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। किसी भी और सॉफ्टवेयर से मुझे ये पसंद है। पाथ कोफिशिएंट, इनर मॉडल, इनको कहते हैं इनर मॉडल, ये फिर आउटर मॉडल हो जाएंगे। इनर मॉडल में ये आपके पाथ कोफिशिएंट हैं, इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये मेन वेरिएबल्स के साथ हैं। और उसके बाद आउटर वेट्स लोडिंग आ जाता है, ये लोडिंग्स हैं, ये फैक्टर लोडिंग्स उनकी इनको कहते हैं। ये थोड़ी सी आप डिटेल में आगे जाएंगे तो आप इन फैक्टर लोडिंग के बारे में मैं आपको एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव थीसिस शेयर करता हूँ। आप एक एक चीज आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन और फिर ये कंस्ट्रक्ट आर स्क्वायर है। अब आप चाहें तो इनको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो वेरिएबल का रिलेशनशिप है, क्या ये सिग्निफिकेंट भी है, क्या इनका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट भी है, इनका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट भी है। तो उसके लिए हम बेसिकली आते हैं, बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग कंसिस्टेंट भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल का 500 पे है, दूसरा 1000 पे है। ये सब सैंपल को इंक्रीज करके आपका सैंपल जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई करके ये खुद से कैलकुलेशंस करता है। लेकिन हम सिंपल बूटस्ट्रैपिंग करते हैं। तो ये देखते हैं, ये कैलकुलेशन में देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये कैलकुलेट करने में आपके सैंपल को इंक्रीज करके और फिर कैलकुलेट करता है। लेकिन हो जाता है, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दो एक मिनट अगर लग भी जाए तो इट्स स्टिल फाइन। तो ये देखो, ये आपके कैलकुलेशंस हो गए, और इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी
कि आपकी सोच है। एक तो मैं दोबारा आपको मॉडल पे दिखाऊंगा। अब इन मॉडल की खासियत ये है कि आप इस मॉडल को फिर कॉपी करके ले भी जा सकते हैं और इसको अपने उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। स्टडी में इस तरह से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये क्या है, ये आपको यहाँ पे भी पता चल रहा होगा टी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर आप पी वैल्यू देखना चाहें तो पी वैल्यू भी देख सकते हैं। आउटर मॉडल पे भी टी वैल्यू है। अब इसमें आप देखो आपके पास ऑप्शन है पाथ कोफिशिएंट एंड पी वैल्यू, पाथ कोफिशिएंट एंड टी वैल्यू। अब मैं पी वैल्यू क्लिक करता हूँ। अभी क्या है हमारे पास, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास हैं क्या टी वैल्यूज हैं, तो दोबारा हम टी वैल्यूज भी ला सकते हैं। पाथ कोफिशिएंट एंड पी वैल्यू, देखो पी वैल्यू में से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें डायरेक्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अब इसमें यह है कि चलो इसको हम टी वैल्यूज भी फिलहाल कह देते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस हो गए। अब ये रिपोर्ट्स हैं, आप इस रिपोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स बता रहे हैं, मीन मीडियन है, ये आप कह सकते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सैंपल है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, कोफिशिएंट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, टोटल इफेक्ट्स हैं, आउटर लोडिंग है, आउटर वेट्स हैं, आर स्क्वायर है, एफ स्क्वायर है, एवरेज है, कंपोजिट रिलायबिलिटी है, क्रोनबेक अल्फा है, पाथ कोफिशिएंट हिस्टोग्राम है। एक लंबी लिस्ट है आपके पास इन एनालिसिस की। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सिंपली इसको क्लिक करके एक्सेल में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब ये मैं इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही सेव करते हैं। अब ये आपके पास सारे रिजल्ट्स एक्सेल में बने हुए टेबल आपके पास आ जाएंगे, फिर आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये देखना हमारे पास ये एक्सेल आ गया। अब ये पाथ कोफिशिएंट क्लिक करो, पाथ कोफिशिएंट में ले जाएगा। ये नेविगेशन है और उसके बाद आपके पास ये डाटा कंप्लीट, आपके पास लिस्ट भी अवेलेबल है और कंप्लीट चार्ट भी अवेलेबल है। तो आप आर स्क्वायर को देखना चाहें तो ये आपको आर स्क्वायर दिखाएगा। ये देखें, ये आपका आर स्क्वायर है और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यहाँ से आप नेविगेट करके आप जा सकते हैं। तो पाथ कोफिशिएंट बेसिकली आपकी ये हैं। ये आप इसको टेबल को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करना चाहें तो वो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करके ये देखो इस तरह से आप उसको क्लिक करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपके पी वैल्यूज बता रहे होते हैं बेसिकली। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, आपके पी वैल्यू और टी वैल्यू, अगर टी वैल्यू 1.96 से ज्यादा है तो आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है इसका कोई इम्पैक्ट बनता है। और सिमिलरली आपका पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो इसका मतलब है आपका वेरिएबल 5% पे ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 0.05 किसने देखा, 0.1 से भी सारे ऊपर है। 0.1 का मतलब 10% है। अगर 0.1 से ऊपर है तो इसका मतलब है कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है आपका। आप देख सकते हैं कि आपका कोई वेरिएबल यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप 1-to-1 वेरिएबल में कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। मॉडरेटर और मीडिएशन आप अभी देख सकते हैं। तो मॉडरेशन और मीडिएशन को अगर हम यहाँ पे देखें, ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, कोई वेरिएबल आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दोबारा हम उसकी तरफ चलते हैं, अपने टेबल की तरफ। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें आप इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को, तो आपके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स नहीं आ रहे, कोई भी आपका सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कोई मीडिएटर भी नहीं है। और मॉडरेटर को हम देख सकते हैं। मॉडरेटर के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें आ जाएं दोबारा रिसर्च में। अब अगर आप इसको मॉडरेटर बनाना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको मॉडरेटर बनाना चाह रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा इसको मॉडरेटर करने के लिए। आप यहाँ पे देखो ये आपका ऑप्शन है मॉडरेटिंग इफेक्ट का, आप इस पे क्लिक करें और ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आप किसको मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, किसको इंडिपेंडेंट और किसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अब ये ऑप्शन आपके पास ये आ गया। आपके पास आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो AI है, क्लियर है। और मॉडरेटर आप किसको रखना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं CIE को रखना चाहता हूं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं NV को, न्यूज वैल्यू को रखना चाहता हूं। तो ये पूरा डिटेल गिवन है, आप इसको ओके कर देंगे और ये इसको फिर आपने बूटस्ट्रैपिंग करनी है या एल्गोरिथम चलाते हैं तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैपिंग कर लेते हैं तो ये देखते हैं
कि आपका मॉडरेशन इफेक्ट आता है या नहीं आता, ये हमें 1 मिनट में बता देगा। तो इस तरह से हम अपना मीडिएशन, मॉडरेशन, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जो ग्राफिक्स बनते हैं, ये जो मॉडल बनते हैं, आप इसको अपने स्टडी में अगर कॉपी करें तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स शो करेगा। और हम देखते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप आया है, ये भी इनसिग्निफिकेंट है उसी तरह से। अब देख रहे हैं कि ये 1.2 है, तो ये हमें पता है कि ये टी वैल्यू है। अगर हम इसको चेंज करें तो भी ये इसको टी वैल्यू को अगर हम पी वैल्यू करें तो ये देखो 0.26, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मॉडरेशन का इफेक्ट भी इस पे नहीं है। इसमें ना मॉडरेशन का इफेक्ट है ना मीडिएशन का इफेक्ट है इस मॉडल में। और मॉडल बेसिकली ये ट्रू नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा था कि जो मुझे डाटा सेट मिला है मैंने उसको यहाँ पे कॉपी किया है। तो इस तरह से ये मॉडल काम करेगा। आप ये सारी चीज़ें कॉपी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको PLS को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसको डिटेल को इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो बेसिक आपको क्लियर है कि आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप मॉडल बना सकते हैं, उसके बाद आप कैलकुलेट में जाके आप एल्गोरिदम और बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं। और यही 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं और सारा डाटा आपके पास एक्सेल की फॉर्मेट में आ चुका है। आप उनको टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सारा डाटा आपके पास, चार्ट्स भी इवन इतने सारे हैं कि आप यूज़ करना चाहें और उनको एनालाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था PLS का बेसिक्स, और फिर इंशाल्लाह फर्दर हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये सारे लिंक्स PLS को डाउनलोड करना है और PLS को इंटरप्रेट करना है। एक चीज़ जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, वो ये है कि PLS को वो कहते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, एक एक चीज़ को हम कैसे लिखें। तो मैंने इसके लिए कि हर चीज़ को तो बताना हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, हमारे पास थीसिस भी हैं। एक थीसिस एज ए सैंपल मैं रखना चाह रहा हूँ, ये प्रणव कुमार का है और ये उन्होंने बड़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। आप इनको देख सकते हैं। आप जो भी मतलब एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप उसको टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं और उसके बाद आप उसकी डिटेल में जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि एक एक चीज़ को उन्होंने बिल्कुल बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेप्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके स्टैंडर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे वो भी इसने बताया हुआ है। तो ये यहाँ पे सारे थ्योरीज यूज हुए हैं और ये एनालिसिस का सेक्शन यहाँ पे आगे स्टार्ट होता है। ये आप देखें स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल। अच्छा, ये क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ से बताना स्टार्ट करता है। कंटेंट एंड फेस वैलिडिटी है, पायलट स्टडी है, रिलायबिलिटी टेस्ट है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, और इस तरह आप आगे देखें जितने भी हैं। और रेस्पॉन्स रेट है, डेटा स्क्रीनिंग है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर जो जिसको हम कहते हैं, और आउटर मॉडल वैल्यूएशन है, फैक्टर लोडिंग है, कंटेंट वैलिडिटी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी है। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें आप सीधा उसमें जाएं, उस पेज पे ये सारे टेस्ट प्री एनालिसिस हैं, यहाँ तक आए हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पाथ कोएफिशिएंट डायरेक्ट 170, तो ये 170 पे नहीं होगा क्योंकि शुरू के पेजेस पे नहीं होते, तो 190 हम ट्राई करते हैं, तकरीबन हम 170 के आसपास शायद चले जाएं। ये 173 पे हम आ गए हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, और इतना सिंपल सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको समझने में, ये देखो ये टी वैल्यूज दी हुई हैं, उसमें आपको समझने में कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इसने देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड पाथ कोएफिशिएंट ऑफ डायरेक्ट हाइपोथेसिस, PLS algorithm was run in order to generate the path coefficient। मैं जो आपको बता रहा था पॉजिटिव नेगेटिव जो रिलेशनशिप बताते हैं, which shown in figure 5.1। the secondly bootstrapping with 500 bootstrap sample which is a bigger than the actual sample size of the study, thus meeting the conditions suggested by higher ने कहा था कि इतने कम से कम आपका डाटा होना चाहिए। and as used in the doctoral thesis by Harshim and as by these all constraint lawyer, इन लोगों का हवाला देखे, दो ईमेल कम्युनिकेशन वाज रन इन ऑर्डर टू जनरेट द टी वैल्यूज विच आर शोन इन फिगर 5.2। 5.2 में टी वैल्यूज में आपको ये देखो, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं 5.1 और आगे आपके
टी वैल्यूज बताए गए हैं कि ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मॉडल को क्यों रन किया वो डिटेल भी बताया हुआ है। आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी किसी किस्म की इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे बीटा और 5-2 पे आपके टी वैल्यूज़ दिखाए गए हैं। और ये आप मॉडल अगर अपने पेपर में रिसर्च में कॉपी करते हैं तो उनकी ब्यूटिफिकेशन भी होती है और क्लैरिफिकेशन भी आता है और चीज़ें समझ भी आती हैं। यहाँ ये हाइपोथेसिस बताने आल्सो सीन टू सपोर्टेड, जो हम अभी एग्जांपल देख रहे थे उसमें सपोर्टेड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखो बीटा ये है और पी वैल्यू से कम है तो, और टी 2.07 है, जैसे कि मैंने बताया कि टी वैल्यू 1.96 से अगर अबव है तो आपका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होता है एट 5%। तो ये आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एक एक चीज़ उसने आगे डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। और ये टेबल आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे भी बने होते हैं PLS में, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थीसिस PLS का वर्जन, इसका सॉफ्टवेयर और लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, इनको ज़रूर देखिए और इसको फॉलो कीजिए। तो इंशाल्लाह एनालिसिस में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। फिर भी कोई मसला हुआ यूट्यूब कर लीजिए, हाउ टू रन मॉडरेशन, हाउ टू डू मीडिएशन इन PLS, एक एक चीज़ सिंपली आपका अवेलेबल है और आपको किसी किस्म का इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।